अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। राष्ट्रजन फाउंडेशन महाराष्ट्र और लोक सेवक नितिन जाधव मित्र मंडल परभणी इनके संयुक्त से उद्योग सेवा रत्न पुरस्कार परभणी के आयुर्वेदिक दवाइयां कंपनी आयुर्वेदिक विद्या विशारद डॉक्टर गोविंद कामटे इन्हें आज तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज परभणी के बसमत रोड स्थित जेसीबी ऑफिस में दिया गया। इस समय जीरो से विश्व निर्माण करने वाले उन 11 उद्योगिकों को ये उद्योग सेवा रत्न सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया है। उसी में एक डॉक्टर गोविंद कामटे ये भी मौजूद थे। उसमें डॉक्टर गोविंद कामटे इन्हें पुरस्कार मिलने पर मित्र परिवार की ओर से शुभकामनाएं दी जा रही है। गफ्फार खान मित्र मंडल की ओर से तारीख 25 सितंबर 2022 रविवार के रोज सुबह 11 बजे से रक्तदान शिविर के साथ विविध शासन योजना के कार्ड वाटप का आयोजन की परभणी के संजय गांधी नगर मस्जिद के पीछे कार्यक्रम आयोजित किया गया है। गफ्फार खान मित्र मंडल की ओर से संजय गांधी नगर मस्जिद के पीछे तारीख 25 सितंबर 2022 रविवार के रोज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक रक्तदान शिविर, नए मतदान नोंदनी, हिजामा कैंप, आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़े फ्री, ऐसी विविध उपक्रम का आयोजन किया गया है। इस शिविर में आकर फायदा उठाए और राष्ट्र हित में सहायता करें, ऐसा आह्वान गफ्फार मास्टर साजिद अंसारी, शेख समीर इन्होंने किया है। शहर का मरी माता मंदिर सभी आम भाविक भक्तों के दर्शन के लिए खुला किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन आज तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर को दिया गया। परभणी शहर के कारेगांव रोड स्थित गुलशनाबाग कॉर्नर के पास रहे मरी माता मंदिर आम आदमी के दर्शन के लिए खुला किया जाए। उसी तरह इलाके में हुए अतिक्रमण हटाकर साफ सफाई की जाए, ऐसी मांग निवेदन द्वारा की गई है। इस निवेदन पर पूर्व नगर सेविका अंबिका ढाले, गणेश बोरीकर, सूर्यकांत शिंदे, धनंजय खंदारे, अमोल पारवे, बालाजी जोगदंड, संतोष शिंदे, किरण मानोदकर, कृष्णा बोबड़े, सुरेश लोहट, माधव खुने, रामदास अवचार आदि के साथ अन्य भाविक भक्तों ने बड़ी संख्या में हाजिर रहकर हस्ताक्षर किए हुए हैं। झालं तिथं मरीबाईचं मंदिर आहे। तिथं ते जे पुजारी आहे करण जयस्वाल, तिथं त्यांची सगळी कार्यवाही चालू आहे। तिथं जे दर्शनाला आलेल्या महिला जे लोक आहेत त्यांना तिथच्या पूजासाठी ते रोखत आहेत। त्याच्यामुळे आम्ही कलेक्टर मॅडमला निवेदन करतो आहे। मरीमाता मंदिर आपल्या देशमुख गल्लीमध्ये मंदिर आहे आणि या परिसरातील नागरिकांच्या अशी मागणी होती की त्या जो तिथला जो जयस्वाल म्हणून आहे तर त्यांनी काय केलं आहे, तिथं अतिक्रमण केलेलं आहे। जे मंदिर आहे त्या मंदिराला पूर्ण त्यांनी पत्रे ढोकून दिलेले आहेत आणि जे तिथं अस्वच्छता आणि घाण पसरलेली आहे, झाडं झुडपं वाढलेले आहेत, तर ते देखील तो स्वच्छ करू देत नाही। मग त्यामुळे तिथे ज्या महिला आणि भाविक तिथे जे दर्शनाला येतात तर त्यांना सुद्धा तिथे तो व्यवस्थित पाय पडू देत नाही किंवा त्या महिलांना देखील मारहाण करतो किंवा त्यांना ढकलून देतो। त्या अशा प्रकार तिथं वारंवार घडत होते आणि त्या संदर्भात आज आपण जिल्हाधिकारी साहेबांना मॅडमला सुद्धा एक निवेदन दिलेलं आहे की त्यांनी त्या पत्रे आणि जे शेड तिथे ठोकलेले आहेत ते पत्रे काढून तिथं जे मरीमाता मंदिरात भाविकांना दर्शनासाठी ते मोकळं करून देण्यात यावं, अशी परिसरातील सर्वच नागरिकांची मागणी होती आणि त्यासाठी आम्ही सगळेजणच त्यांच्यासोबत येऊन आम्ही तिथे कलेक्टर मॅडमला विनंती केलेली आहे। त्याचबरोबर आयुक्त मॅडमला सुद्धा एक विनंती केलेली आहे की परिसरामध्ये जी अस्वच्छता आणि घाण आहे ते महापालिकेच्या ह्याच्यातून स्वच्छ करून द्यावं आणि तिथे लाईटची व्यवस्था करून द्यावी, अशी देखील आपण तिथं मागणी केलेली आहे। पुरानी बीमारियों की शर्ती इलाज, घुटने की दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान हो तो इलाज के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 1, उघड़ा महादेव, इलाका महात्मा बसवेश्वर चौक, कारेगांव रोड, परभणी। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक। संपर्क 9921691008। परभणी जिला कलेक्टर ऑफिस के एरिया में सांसद संजय जाधव इनके 4 व्हीलर गाड़ी और तलाटी राजू काजे इनकी 4 व्हीलर कार आमने सामने भिड़ जाने की वजह से कलेक्टर ऑफिस के एरिया में टक्कर होने की घटना आज तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज हुई है। नवरात्र दुर्गा महोत्सव के अवसर पर आज शांतता समिति की बैठक ली गई। इस बैठक में हाजिर रहने के लिए सांसद संजय जाधव जिला कलेक्टर ऑफिस में अपने स्कॉर्पियो 4 व्हीलर गाड़ी क्रमांक MH 22AN 7477 आते समय प्रवेश द्वार के करीब तलाटी राजू काजे इनकी इंडिका कार क्रमांक MH 12AP 712 इन दोनों गाड़ियों की आमने सामने टक्कर हुई। इस घटना में दोनों गाड़ियों का बड़ा नुकसान हुआ है। तलाटी राजू काजे इन्हें मामूली चोटें आई है, उन्हें जख्मी हालत में खानगी अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सांसद संजय जाधव इन्हें किसी प्रकार की कोई चोट न आते हुए वो तंदुरुस्त होने की जानकारी देखने वालों ने बताई है।
गुरु समाज पर बार बार हो रहे नाइंसाफी को लेकर तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज अखिल गुरु समाज संगठन की ओर से जिला कलेक्टर को निवेदन देकर समाज के साथ हो रही नाइंसाफी को अवगत कराते हुए इंसाफ की मांग की गई है। इस दिए हुए निवेदन पर प्रोफेसर राजकुमार हट्टेकर, संदीप आगलावे, डॉक्टर भानुदास, मधुकर राव पाटिल, धीरज नाईकवाडे, गणेश रमेश शिंदे, अंबादास पुजारी, गोविंद शिंदे, रमेश ठाकुर, नागोराव शिवनखेड़े, संदीप ठाकुर, ओंकार ठाकुर, त्र्यंबक सोनटक्के, काशीनाथ ठाकुर आदि के हस्ताक्षर मौजूद है। घोटादेवी येथे पुजाऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अंदुरवा इथं त्यांनी बी आत्महत्या केली आहे। ह्या जे ट्रस्ट आहेत त्या ट्रस्टच्या पुजाऱ्यावर बारहमेशाचा अन्याय होत आहे। त्या अन्यायाला वाचा फोडण्याकरता आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अण्णासाहेब शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाराष्ट्रभर प्रत्येक जिल्हाधिकारी जिल्हा कार्यालयावर निवेदन देण्यात आले आहे अखिल गुरु समाज संघटनेच्या वतीने। तर आम्ही मराठवाडा विभाग अध्यक्ष म्हणून मी आज परभणी जिल्हा अधिकारी कार्यालयावर आमच्या इथले उपसरपंच काशीनाथ ठाकूर, अंबादासराव पुजारी आणि हटेकर साहेब, आणखी बरेच काय आमच्या तालुक्यातले आपलं संदीप ठाकूर, ओंकार ठाकूर आणि आमचे नागोराव शिवनखेडे आणि पुष्कळ भानुदासराव पाटील, म्हणजे प्रत्येक तालुक्यातले गुरु समाज संघटना इथं जमा झाली आहे आणि आम्ही हे त्याचे निवेदन जिल्हाधिकारी साहेबांना दिले आहे। त्या निवेदनामधून त्यांनीसुद्धा शासनाला आम्ही माहिती कळवूत अन्याय होणार नाही असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिले आहे। त्यानं नाही दिलं तर आम्ही रस्ता रोको समोर करणार आहोत। अखिल गुरु समाज संघटनेतर्फे आज पूर्ण महाराष्ट्रभर आज जी घटना घडली हिंगोली जिल्ह्यामध्ये, गजानन जगताप तिथल्या पुजाऱ्याने गळफास घेऊन ट्रस्टच्या वादातून गळफास घेऊन आत्महत्या केली, त्रसाला कंटाळून केली। त्याच्यानंतर दुसरी घटना ही उस्मानाबाद जिल्ह्यात अंदूर येथील संत श्री खंडोबा देवस्थान यांच्या परंपरेत असलेल्या असाच एक प्रकार घडलेला आहे। ते पण तिथंसुद्धा त्याने तर आत्महत्या केलेली। तर या सर्व गोष्टीच्या याच्यावर अखिल गुरु समाज संघटना एक आवाज उठवला आहे की आतापर्यंत फक्त आमच्या समाजावर अन्याय झालेला आहे का, तर गरीब समाज आहे, राजकीय दबाव कमी आहे आमच्या समाजातला, त्याच्यामुळं हे गोष्टी सगळ्याचा अन्याय होते। हिंगोली जिल्ह्यातलं पोलीस प्रशासन हे आमच्या तिथल्या याला थोडं पण सहकार्य करत नाही आहे आणि तिथं जे आम्हाला प्रेशर पडतं आहे तिथं आम्ही कमी पडतो आहे। तर आमचं डायरेक्ट आता आमचा जे भाऊ आहे महेश भाऊ समाज बांधव, त्यानं मुख्यमंत्र्याच्या नावाने आणि कलेक्टरच्या नावाने एक चिठ्ठी लिहून ठेवलेली की जे 4 आरोपी आहेत त्या आरोपीनं मला त्रासानं असं हे केले, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले, चिठ्ठी लिहून ठेवलेली आहे मुख्यमंत्र्याच्या नावे आणि कलेक्टर साहेबाच्या नावाने। तर ही चिठ्ठी सापडूनसुद्धा ठोस पुरावे आहेत त्यांच्याकडं, तरीसुद्धा ते वकील संघटनेचे अध्यक्ष असल्यामुळं त्यांच्यावर ते योग्य ती कारवाई करत नाहीत आणि सगळ्या गोष्टीत त्यांचा असं थोडा सेटलमेंट झाल्यासारखं वाटतं आम्हाला पोलीस प्रशासनाचं आणि तिथल्या याचं आरोपीचं। त्याच्यामुळं आम्हाला वाटतं की आम्हाला हा न्याय लोकलला तर भेटणार नाही। तर आमची एक मुख्यमंत्री साहेबांना विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शक्य होईल तेवढ्या लवकर त्यांना अटक करून त्यांना आरोपीला शिक्षा देण्यात यावी। आणि इथे आम्ही सगळं समाज बांधव पूर्ण जिल्ह्यातून आलेत, 8 तालुक्यातून आलेत, प्रत्येक सर्व पदाधिकारी अखिल गुरु समाज संघटनेचे आणि सगळे जमून आम्ही आज कलेक्टर साहेबांना निवेदन दिले आहे। त्यांनी आश्वासन बी दिले की होईल तेवढ्या लवकर आम्ही आमचं आरोपीला हे करू। उद्योग लाइसेंस के लिए एक खिड़की जिला मैत्री कक्ष का उद्घाटन संपन्न। परभनी में आज तारीख 23 सितंबर 2022 शुक्रवार के रोज जिला कलेक्टर ऑफिस के जिला नियोजन समिति हॉल में परभनी जिला उद्योग केंद्र की ओर से एक दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला कलेक्टर आंचल गोयल रहते हुए प्रमुख अतिथि में डिप्टी कलेक्टर राजेश काटकर, चीफ वेटनरी ऑफिसर रिलेबल पूर्णा के डॉक्टर मोहम्मद अयूब, नंद किशोर बाहेती, जिनिंग एसोसिएशन के ओम प्रकाश डागा, ब्रिज गोपाल काबरा, MSME के जॉइंट डायरेक्टर स्टोनकार, सम्मति पारदी, MIDC के आरो इंगळे, सुरेश पारेख जाधव, लीड बैंक के हट्टेकर, आत्मा के कचवे, पशुपति शेवटे, फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी के दिलीप अंबोरे, नितिन कोळेकर, नंदिनी पानपट्टे,
जिला उद्योग केंद्र के व्यवस्थापक रविंद्र पत्की, सुरेश पवार आदि हाजिर थे। इस कार्यक्रम में विविध विषयों पर उपस्थितियों ने अपने विचारों को रखा। आज हुए एक दिन के कार्यशाला में जिले के बड़े पैमाने पर उद्योजक, निर्यातदार, प्रगतिशील किसान, कंपनी के प्रतिनिधि हाजिर थे। कार्यक्रम का प्रस्तावित जिला उद्योग केंद्र के महाव्यवस्थापक PD हनबर ने किया। ऍक्टिव्हिटी आपल्या जिल्ह्याच्या आजूबाजूला होत असताना आणि आपल्याकडे सुविधा, लँड हे सगळी जे काय अडचण आहे, तरी मी आज या ठिकाणी सांगू इच्छिते की मी जेव्हा जेव्हा इंडस्ट्रीचे लोकांना अप्रोच झालेले आहे, जेव्हा जेव्हा तुमच्याशी संपर्क झालेला आहे, तुम्ही लोक सर्व खूप सकारात्मक आहे आणि तीच भूमिका मी सर्व अधिकाऱ्यांना घेण्यासाठी सूचना पण करते। जशा प्रकारचे परभणी सारख्या जिल्ह्यामध्ये इंडस्ट्री चालवणं सोपं नाहीये हे आम्हाला सगळ्यांना जाणीव आहे आणि तरी पण आपण लोक या ठिकाणी सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सोर्स ऑफ इन्कम टू द गव्हर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ रेव्हेन्यू, इन टर्म्स ऑफ GST हे जे आहे त्याच्यामुळे कमी युनिट्सवर जास्त कॉन्सन्ट्रेट करून त्यांना कसा चालना देता येईल ही आपल्याकडे संधी आहे परभणी जिल्ह्यामध्ये। आणि आपल्या जे अडचणी आज दादासाहेबने पण सांगितली हे माझ्या कानावर ऑलरेडी आलेली आहे। त्यामध्ये महत्त्वाची गोष्ट जे आपल्या सेलूमध्ये इलेक्ट्रिकल सप्लायच्या बाबत 132 kVची जी डिमांड आहे, परवा मी मुंबईला होते तर मी हर्षदीप कांबळे सरांना भेटले, आपले वाघमारे सरांना भेटले जे महाट्रान्सपोर्टचे आहे की असा प्रपोजल आपल्याकडे पेंडिंग आहे आणि सरांनी मला आश्वासन दिलंय की तू केस बनवून घे कशामुळे ते 33 kV वरून 132 kV तुम्हाला पाहिजे आणि त्याबाबतचं ऑलरेडी सेलू इंडस्ट्री असोसिएशनचा काल मला पत्र प्राप्त झालेलं आहे ईमेलवर, त्याचा आधार प्रपोजल पाठवत आहे। जिल्हा उद्योग केंद्र आणि परभणी जिल्ह्यातल्या ज्या इंडस्ट्री असोसिएशन आहेत त्यांच्या संयुक्त विद्यमानं जे डिस्ट्रिक्ट कॉन्क्लेव्ह ऑन इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस अँड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट असा जो या ठिकाणी सेमिनार घेतलेला आहे, या सेमिनारचा उद्देश हा आहे की परभणी जिल्ह्यामध्ये जे औद्योगिकरण झालेलं नाही किंवा फार कमी प्रमाणात झालेलं आहे त्याला चालना कशी देता येईल। त्याचबरोबर परभणी जिल्ह्यामधल्या कृषी क्षेत्राचा या औद्योगिकरणाशी कसा समन्वय साधून शेतकऱ्यांना त्यांच्या स्वतःच्या किमतीवर किंवा त्यांच्या फार्मर प्रोड्युसर कंपनीच्या माध्यमातून आणि जे उद्योजक आहेत त्यांच्या ज्या स्वतःच्या औद्योगिक युनिट आहेत त्यांच्या माध्यमातून इथला जो कच्चा माल आहे त्या कच्च्या मालाला प्रोसेसिंग कसं करता येईल आणि ज्या इंडस्ट्रीला जो पक्का माल लागतो तो माल इथून कसा तयार करून देता येईल किंवा जो डायरेक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग करून लोकांना देता येईल जेणेकरून इथलं उत्पन्न वाढेल, या भागामध्ये इंडस्ट्रीला चालना मिळेल या उद्देशानं हे सेमिनार आयोजित केलेलं आहे। आणि यासाठी केंद्र शासनाच्या, राज्य शासनाच्या ज्या यंत्रणा आहेत त्याच्यामध्ये जिल्हा उद्योग केंद्र आहे, MIDC आहे, जिल्हा कृषी विभाग आहे आणि जिल्हा प्रशासन, त्याचबरोबर केंद्र शासनाच्या जे युनिट आहेत, एजन्सीज आहेत त्यांच्या माध्यमातून याला कसं प्रोत्साहन देता येईल, उद्योगाच्या वाढीसाठी या जिल्ह्यामध्ये किती स्कोप आहे हे सगळं विचारात घेऊनच आजचा हा सेमिनार जिल्हा उद्योग केंद्राने आयोजित केलेला आहे। देश भर में और महाराष्ट्र में खासतौर से जो मीडिया के माध्यम से सामने लाया गया है कि टेरर फंडिंग के नाम पर एक ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को उठाया गया। पहली बात तो जांच एजेंसियों को कोई भी मामले में जांच करने के पूरे अधिकार है। सबसे महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा, और देश की सुरक्षा से कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं होना चाहिए, ये विचार को हम मानते हैं। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि आप मीडिया के जरिए जो चित्र निर्माण कर रहे हैं उसके अंदर वास्तव क्या है। आपने जो आज रेड किए हैं, आपने जो धाड़ डाले हैं, इनमें आपके हाथ को क्या लगा हुआ है, आपको कौन कौन से सबूत मिले हैं, क्या फंडिंग मिली है आपको, या फंडिंग के क्या दस्तावेज मिले हैं, क्या कागज पत्र मिले हैं, क्या डॉक्यूमेंट मिले हैं, कौन सा कैश मिला है, या उनके पास में ऐसी कौन सी चीजें आपको प्राप्त हुई है। अगर वो प्राप्त हुई है तो आपने अदालत के सामने रखी है कि नहीं रखी है। ये सारा मामला जो है ये जांच एजेंसियों को सामने लाना होगा, वरना वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ऑलरेडी ये भूमिका ली है कि अगर ये जांच एजेंसियां ये सारी मामलात को पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने नहीं ला रही है तो ये मान लिया जाएगा
कि बीजेपी जो एक एजेंडा लेके चलती है मुस्लिम समाज का सामाजिक चरित्र बिगाड़ने का, मुस्लिम समाज को टारगेट करने का, और खास तौर से जब तक ये केंद्र की मोदी सरकार हुकूमत में आई है तब से ये मुस्लिम संस्था और संगठनों को बार बार टारगेट करती आई है। इन 8 सालों के अंदर कई बार PFI नाम की संगठन का नाम लिया गया, सैकड़ों लोगों को अरेस्ट किया गया, लेकिन अदालतों में वो सारे लोग, लगभग लोग उनमें के 80% लोग हैं, बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, क्योंकि वो आरोप साबित नहीं कर पाए। इसलिए किसी संगठन से जुड़े रहना ये कोई जुर्म नहीं हो सकता है। और आज देश में भी और महाराष्ट्र में भी PFI नाम के संगठन के ऊपर कोई प्रतिबंध लगानी है, कोई बैन लगावानी है। अगर आज सरकार ने उन संगठन को बैन नहीं किया है तो उन संगठनों में काम करना ये जुर्म कैसे हो सकता है। इसीलिए आज यहाँ पर जो भी ये मामला चल रहे हैं, ये मामला के अंदर देशवासियों को गुमराह किया जा रहा है। इनको टेरर फंडिंग नाम का एक खौफजदा शब्द बताकर आम समाज को ये बताया जा रहा है कि कोई टेरर एक्टिविटी पे हम काम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ये इससे उल्टा है और ये सिर्फ अपना मुस्लिम नफरत का एजेंडा फैलाकर देश के अंदर एक असुरक्षितता की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा करने की साजिश है। ओवरऑल आपने भी PFI का काम देखा होगा, आपको ओवरऑल क्या ऑब्जर्वेशन है आपका कि किस तरह से वो सोशल एक्टिविटीज में काम करते हैं, इस बारे में क्या जानकारी? देखिए, ये हुकूमत का एजेंडा साफ नजर आ रहा है कि जो मीडिया ट्रायल के माध्यम से वो चरित्र बिगाड़ रहे हैं, किसी संगठन का नाम लेकर मुस्लिम समाज के चरित्र को बदनुमा कर रहे हैं। एक तरफ टेरर फंडिंग का वर्ड आज दिन भर से तमाम मीडिया चैनल के ऊपर है, और हमारे शहर नांदेड़ के अंदर जो मामला दर्ज हुआ है उसकी हकीकत क्या है। तो जब सफाई वकील सफाई जो होता है, डिफेंस के जो एडवोकेट होते हैं, उन्होंने मीडिया में आके बात कही है कि पुलिस ने, ATS ने, जिन्होंने FIR की, उन्होंने एक भी मामला ऐसा सामने नहीं लाया जिससे टेरर या फंडिंग का कोई मामला हो। जो आरोप लगाए गए इनको अरेस्ट करने के ऊपर, उन आरोप के अंदर यह बताया गया है कि ये जन आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे, सरकार के खिलाफ भाषण करते थे, संसद में पारित कानूनों की मुखालिफत करते थे या विरोध करते थे। तो ये कोई जुर्म है? ये कोई जुर्म नहीं। और ये ऐसा गुमराह किया अदालत को कि ये इनके बयानात से नौजवानों के अंदर दो समाज में टेढ़े निर्माण करने का, लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने का काम कर रहे थे, और इसकी हमको जांच करना है बोलकर उन्होंने 10 दिन की PCR मांगी थी, जबकि ये बात सामने आई कि 8 दिन की PCR दी गई। लेकिन ये PCR के पीछे एक ऑब्सकॉन्डिंग बताकर उन्होंने ये PCR को प्रेस करके लिया है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा बात ये लग रही है कि जो मामले लगाए गए उसमें UAPA नाम का जो कानून है, उस कानून के अंदर मोदी सरकार हुकूमत में आने के बाद जो अमेंडमेंट की है वो गैर इंसानी तरीके के अमेंडमेंट है, अमानवीय अमेंडमेंट है। उसमें बेल मांगने के अधिकार नहीं है, ऐसे कलम है, और खींच तान कर UAPA लगा। आप मुझे बताइए कि इन्होंने अगर 2021 से आंदोलन किया, ऐसा बताया गया है अदालत को, तो 2021 से इनकी पुलिस हो रही थी। 2021 से उन्होंने उनके उन आंदोलनों के खिलाफ में एक सादी NC तो भी खताई है क्या? NC तो भी रिकॉर्ड की है क्या? एक आधी FIR तो भी फाड़ी है क्या? एक नोटिस तो भी दी है क्या? फिर 2021 से तुमने उसको नोटिस नहीं दी। फिर उसमें लिखा गया कि NRC CA के खिलाफ आंदोलन किया। वो तो पूरे देश के मुसलमानों ने किया। देश के मुसलमानों ने नहीं, देश के उन हिंदुओं ने भी किया जो 40% हिंदू NRC CA के तहत बाहर निकलने वाले, हमारे हिंदू समाज के भी 40% लोग हैं जिनको NRC CA का धोखा है, उन्होंने भी आंदोलन किया। आज आप मुझे बताइए कि जितने रियासतों में देश भर में आंदोलन हुए, आप तो सभी आंदोलनकारियों को इसी नाम पर अंदर डाल दोगे? तो मुझे ये लगता है कि ये सब दिखावा अलग हो रहा है और हकीकत कुछ और हो रही है। यहाँ पर आने वाले राजनीति का, यानी वो नफरत की सियासत सिलगा कर अपनी रोटी सेकने का काम ये बीजेपी की सरकार करती आई है, करती रहेगी। और अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ना 3 तलाक का मुद्दा रहा, ना अयोध्या का मामला बचा है। तो अब नए मुद्दे पैदा करने के लिए और हमारे आम हम वतन भाइयों के जहन में इनसिक्योरिटी लाने का काम करने की साजिश के तौर पे देखा जा रहा है। हमने अपनी पार्टी की तरफ से अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब ने ये चैलेंज किया है NIA को, ये चैलेंज किया है ATS को, महाराष्ट्र सरकार को और पुलिस को कि अगर आपके पास में इन लोगों के खिलाफ में कोई ठोस सबूत है तो आप वो सामने लाओ इन द सेंस वो पब्लिक डोमेन में लाओ। और पब्लिक डोमेन में लाने के लिए अगर ये अदालत के भी सामने रख देंगे तो वो भी पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। कम से कम अदालत को तो दिखाओ। आज अदालत में पेश किया आपने, क्या रखा?
ना कोई हथियार है, ना आर्म्स है, ना वेपन है, फिर टेरर फंडिंग का इल्जाम किस आधार पे लगाया गया है? और अगर तुम्हारे पास में कोई आधार है तो सामने लाया जाए, वरना अगर आप किसी समाज के प्रति, किसी कम्युनिटी के प्रति नफरत की सियासत का एजेंडा अगर बीजेपी चला रही होगी तो उसको ठोस जवाब देने के लिए रास्ते पे उतरने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी पूरी ताकत से करेगी। हमारे न्यूज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हमारी न्यूज आप तक पहले पहुंच सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.